प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव फ्रिज के सेट नंबर 2 को देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फ्रिज के सेट नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। सारा बात आप लोग को पता है ही, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 को। यदि इससे पहले आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ, उसे भी देख लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू इस चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए उसमें पहले कौन सा फार्मूला का उपयोग होगा, पहले इस पे फोकस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? यदि इस x और इस y का गुणनफल 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। ध्यान देना, इस x और इस y का गुणनफल क्या हो? 1 से छोटा हो, चला तब ही फॉर्मूला काम करेगा। यदि 1 के बराबर हो गया या 1 से बड़ा हो गया तो अभी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बातें दिमाग में आ गए तो चेक करो। 1 है और 1/3 है, तो 1 और 1/3 का गुणनफल, 1 और 1/3 का गुणनफल क्या होगा? 1/3 होगा। अब बताओ क्या ये 1/3 जो है 1 से छोटा है या नहीं है? तो निश्चित तौर पर 1/3 जो है 1 से छोटा है, अर्थात ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। क्लियर है? यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा, जहां एक्स वाई का गुणनफल जो वो 1 से छोटा है। आइए अब क्वेश्चन पे। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर, ध्यान देना क्या है tan इनवर्स, तो आपको भी लिखना है tan इनवर्स। ये x ये y ऊपर में जोड़ के रूप में है, तो 1 और 1/3 क्या हो जाएगा? जोड़ के रूप में 1 प्लस 1/3 बाय नीचे क्या है? 1 माइनस एक्स वाई का गुणनफल। तो 1 और 1/3 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1/3 होगा। 1 और 1/3 का गुणनफल सीधा क्या लिख दिए? 1/3 लिख दिए। चलिए आगे क्या होगा देखिए, tan इनवर्स 1 और 1/3 का योगफल। तो ध्यान दो, 1 में 1/3 को जोड़ रहे हो तो 3 1 का 3, 1 4/3, तो ऊपर में हो गया 4/3। नीचे में देखो 1 घटा 1/3, तो 3 1 का 3 घटा 1 2 2/3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, बच क्या गया? tan इनवर्स 4/2, 2 2 जा 4। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 2 हो गया आपका आंसर। चेक कर लीजिए कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है सदिश 7i - 2j + 7 का मापांक अर्थात मॉडुलस ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? ये एक वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर से क्वेश्चन है। ये एक वेक्टर दिया हुआ और कह रहा है उस वेक्टर का मापांक ज्ञात करने के लिए। तो पहले बात को समझिए, यदि वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk हो तो ऐसे करके लिखिए, xi प्लस yj प्लस zk का मापांक बराबर होता है रूट अंडर i के साथ, j के साथ और k के साथ जो स्केलर कंपोनेंट्स है। अब जो बच्चा वेक्टर नहीं पढ़ा उसे क्या पता स्केलर कंपोनेंट्स क्या होता है, तो उनके लिए बता देते हैं। i, j और k के साथ जो नॉमरिकल वैल्यू लगा होगा, जिस चिन्ह के साथ लगा होगा, वो सब लेते हुए उसके स्क्वायर के योगफल का वर्गमूल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y है तो y का स्क्वायर प्लस z है तो z का स्क्वायर। क्लियर है? इस आधार पर किसका मैग्नीट्यूड पूछा? 7i - 2j प्लस k का मापांक बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या है? 7 है तो 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस ही डालना है, माइनस नहीं डालना, प्लस ही डालना है। अब यहां देखिए j के आगे क्या है? -2 है
तो -2 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? -2 का, मतलब चिन्ह के साथ स्क्वायर करना है। यहाँ के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना 49 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो 49 1 50 4 54 रूट 54 सीधा ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे थोड़ा तोड़ देंगे इसको। 54 को 9 गुना 6 लिख सकते हैं और 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 रूट 6। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है यहां तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि पसंद नहीं आ रहा हो तो नहीं करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि PE बराबर 1/2 PF बराबर 0 तो PE/F बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 PE/F बराबर क्या होगा। अब ध्यान दें पहला वाला सेट का पहला वाला क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही था, जिसे हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप निश्चित तौर पर आप क्या करें, जब वीडियो देखने के लिए बैठे तो केवल मोबाइल लेकर के नहीं बैठे, आप एक नोटबुक लें पेन लें और सेट वाइज आप क्वेश्चन को लिखते चलें, एक बार देख लें और उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास करें। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या होगा आप देख भी लेंगे और फिर जब बनाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपके दिमाग में सारा बात सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F बराबर आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। दिस इंप्लाइज अब देखो क्या क्या की जरूरत है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की जरूरत है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ F की जरूरत है। क्या दोनों चीज दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कहीं नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F का वैल्यू क्या बता रहा है? 0 बता रहा है। तो क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय PF का वैल्यू चेक करो, PF का वैल्यू क्या बता रहा है 0 बता रहा है। अब एक बात बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल, और उस नंबर में यदि 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा अपरिभाषित, दैट मींस अनडिफाइंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अपरिभाषित अनडिफाइंड। तो चेक कीजिए ऑप्शन नंबर डी आपको मिल चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिटरमिनेंट से। कहां से है? डिटरमिनेंट से है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A B C AP में हो तो इसका वैल्यू ज्ञात करें। ध्यान दे बाबू ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये 2 नंबर वाले में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी बोर्ड बदमाशी करके क्या करता है इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़ा इजीली स्मूथली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो ABC किसमें है? AP में है। ABC किसमें है? AP में है। अब क्वेश्चन पर यदि थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। यह तीनों किसमें है? AP में है। बाय प्रोसेस बनाओगे तो बहुत लंबा बनेगा, हम एक टेक्निक समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए X, इसमें भी तीनों जगह पर X दिख रहा है, इसमें भी तीनों जगह पर X दिख रहा है। X के अलावा इसमें 1 2 3 दिख रहा है, इसमें 2 3 4 दिख रहा है, यहाँ इसमें A B C दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ A दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ B के जगह पर 2 दिख रहा है, यहाँ C के जगह पर 3 दिख रहा है। अर्थात कॉलम 1 और कॉलम 3 का हम तुलना करते हैं तो A के जगह पर 1, A के जगह पर 1, B के जगह पर 2 और C के जगह पर 3 दिख रहा है। अब आप एक बात बताओ 1 2 3 जो है क्या वह AP में है या नहीं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो आपको पता है जो 1 2 3 जो है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि नहीं पता है तो हम समझा देते हैं। तो देखो 1 2 3 इस दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इस दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर जो है
क्लियर है? तो यहां भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है। यदि दो लगातार पदों का अंतर सदैव समान होता है तो वो सीरीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो 1 2 3 यदि हम लेते हैं तो वह भी किस में आ जाता है, एपी में आ जाता है। तो अब यहां पे हम करते क्या हैं, लेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 आपने कंसिडर कर लिया। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3। कॉलम 2 पे यदि फोकस करेंगे आप तो होगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। दैट मीन्स कॉलम 1 और कॉलम 2 के लिए हमने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, जैसा था वैसा रहने दिया। कॉलम 3 पे आते हैं, क्या कहते हैं, x प्लस a। तो x प्लस a के जगह पर 1 लिख सकते हैं, x प्लस b के जगह पर 2 लिख सकते हैं, x प्लस c के जगह पर 3 लिख सकते हैं। इतना लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ, अब इस डिटरमिनेंट का कॉलम 1 और कॉलम 3 अब देखोगे तो आपस में बराबर हो गया। यदि किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम पर स्थित संगत अवयव आपस में बराबर होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। प्लीज वेट करेंगे जस्ट। क्या है नहीं समझ तो कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 3, तो ये दोनों कॉलम का वैल्यू, ये दोनों कॉलम आपस में बराबर दिख रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है यहां तक? बच गया क्वेश्चन नंबर 5। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई आ गए थे। खैर चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मूल बिंदु से बिंदु -3, 4, 5 की दूरी ज्ञात करें। ध्यान देना, एक फॉर्मेट हम लिखते हैं, मूल बिंदु से x, y, z की दूरी बराबर होता है √x² प्लस y² प्लस z²। मूल बिंदु से x, y, z की दूरी होता क्या है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो -3, 4, 5 ये बिंदु का निर्देशांक है। तो क्या हो जाएगा, √-3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज √-3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दें 16 9 25 25 50, √अंडर हो गया 50। √50 आपको नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2 और 25 का वर्गमूल होता है बाबू 5, तो लिखेंगे 5√2। ये 25 का वर्गमूल कितना निकल गया, 5, बच गया √2। दैट मीन्स 5√2, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इस लेसन में हम लोग यहीं तक, फिर आगे हम लोग मिलेंगे फैक्ट नंबर 3 के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।